हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज में। तो लास्ट वीडियो पार्ट 1 में मैंने आपको बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर की सेकंड यूनिट समझा दी थी और उसका कुछ पार्ट बच गया है। तो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। ये हमारा पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखाइए, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो हमारी यूनिट का नाम था शासन व्यवस्था में तुलना, अधिनायकवाद और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। यानी कि हमें तुलना किस में देखनी थी? अधिनायकवाद और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बीच में। तो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था कि अधिनायकवाद की क्या क्या कमियां होती है। तो आज हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तब इसके बाद इन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे। तो लोकतंत्र के बारे में हमें जानना तो चाहिए थोड़ा सा, तभी तो हम उसके बाद उसकी कंपैरिजन करेंगे। तो इसलिए लोकतंत्र का परिचय इसका पहला टॉपिक है। तो लोकतंत्र, जैसा कि आप जानते ही होंगे, लोक मीन्स लोगों का, तंत्र मीन्स शासन। तो इस तरीके से इसकी सबसे अच्छी परिभाषा जो है वो अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई है। उनके द्वारा क्या कहा गया है कि लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। तो इस तरीके से ये इसकी सबसे अच्छी परिभाषा है। आधुनिक और वर्तमान शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि मानी जाती है। यानी कि आधुनिक समय की हम जब बात करें, एट प्रेजेंट में जो शासन व्यवस्था है उसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सबसे अच्छी और सबसे सर्वोपरि यानी कि सबसे ऊंची आदर्श प्रणाली मानी जाती है। यह प्रणाली भी दो प्रकार की होती है। तो ये दो प्रकार की होती है, जैसे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? जिसके अंतर्गत जो मतदाता होते हैं यानी कि जो जनता होती है वो प्रत्यक्ष तरीके से, फेस टू फेस यानी कि प्रत्यक्ष तरीके से अपने प्रत्याशियों को चुनती है, वोट देती है। तो हमारे भारत में क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि जिसके अंदर जो जनता है वो डायरेक्टली अपने प्रतिनिधियों को नहीं चुनती है। हमारे भारतीय राष्ट्र में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को आज़ादी के तुरंत बाद ही अपना लिया गया था, जिसमें जनता विभिन्न प्रकार की राजनीतिक पार्टियों से पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में अपनी इच्छा अनुसार पार्टी या फिर उम्मीदवार का चयन करती है। यानी कंपटीशन होता है विभिन्न पार्टियों के बीच में और जनता की ये पसंद होती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता के पास काफ़ी सारे चॉइस होते हैं। वो अपनी पसंद के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार पार्टी या फिर उम्मीदवार का चयन करती है। जिसे पूर्ण बहुमत मिलता है उस पार्टी की सरकार बनती है। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। तो आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र को समझ गए होंगे। हमारे भारत में यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को नहीं अपनाया गया है। और नेक्स्ट हेडिंग है अधिनायकवाद बनाम लोकतंत्र। यानी कि अधिनायकवाद वर्सेस लोकतंत्र, यानी इन दोनों में कंपैरिजन। तो दोनों ही व्यवस्था के बारे में सटीक और सहज समझ विकसित करने हेतु सबसे पहले इन दोनों में अंतर समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे कि हमने यूनिट का नाम ही पढ़ा था कि इन दोनों में हमें क्या करना है? इन दोनों में हमें तुलना करनी है, अधिनायकवाद और लोकतंत्र में। तो इस तुलना का फर्स्ट पॉइंट है अधिनायकवाद और लोकतंत्र दोनों ही प्रणालियाँ एक दूसरे के विरोधी जान पड़ते हैं। यानी कि दोनों ही प्रणालियाँ एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए कैसे, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में समझाया था कि जो अधिनायकवादी व्यवस्था है वो तानाशाही व्यवस्था है। वहाँ कोई भी नियम कानून बनाने से पहले जनता की इच्छा नहीं ली जाती है। जो नेता होता है, जो शासक होता है, वो स्वयं ही फैसले और परामर्श करता है, वो किसी और की मदद नहीं लेता। लेकिन लोकतंत्र में इसका अपोजिट होता है। यहाँ पर कोई भी
जो विधेयक होता है, कोई भी मतलब कि नियम बनने होते हैं, वो पहले कानून की प्रक्रिया से गुजरते हैं। यानी कि कोई भी विधेयक कानून बनने से पहले कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरता है। वह लोकसभा में पेश होता है, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वो कानून बन जाता है। तो इस तरीके से ये दोनों ही प्रणालियाँ एक दूसरे से विरोधी है, अपोजिट है। इन दोनों में सबसे पहले और सर्वप्रमुख अंतर जो है वो यही है कि जहाँ अधिनायकवादी यानी कि तानाशाही व्यवस्था में महत्वपूर्ण फैसले में जनता की अनदेखी की जाती है, वहीं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता का फैसला ही अंतिम फैसला होता है, अर्थात वास्तविक शक्ति जनता में निहित होती है। यानी कि इस फर्स्ट पॉइंट में यही समझाया गया है कि जो अधिनायकवादी व्यवस्था है उसमें कोई भी फैसले लेने में जनता की अनदेखी की जाती है, वहीं शासन व्यवस्था में जनता का फैसला ही अंतिम फैसला होता है। यानी सारी शक्ति जो है वो जनता में निहित है। जो जनता कहती है वो उनके उम्मीदवार लोकसभा में वैसा ही बिल पास करते हैं। तो आप ये फर्स्ट पॉइंट समझ गए होंगे। तो इसका दूसरा पॉइंट है, जहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंदर समस्त नागरिकों को अधिक से अधिक अधिकार और स्वतंत्रताएं दी जाती है, वहीं अधिनायकवादी व्यवस्था में ऐसा कोई प्रावधान देखने को नहीं मिलता। यानी कि अधिनायकवादी व्यवस्था में जनता को बिल्कुल कुछ भी अधिकार और स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, उन्हें इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती। पॉइंट में लिखेंगे कि लोकतंत्र के अंदर जनता अन्याय तथा सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का खुलकर विरोध करती है। यानी कि जनता को सरकार की आलोचना करने तक का अधिकार होता है, वहीं तानाशाही व्यवस्था के अंदर सरकार जनता द्वारा किए गए आंदोलनों व आलोचनाओं को बलपूर्वक समाप्त कर देती है। यानी कि तानाशाही व्यवस्था में जब जनता कोई भी आंदोलन करती है या सरकार की आलोचना करती है तो सरकार उसको बलपूर्वक यानी कि अपनी सेना द्वारा उन्हें समाप्त करवा देती है, लड़ाई झगड़े द्वारा समाप्त करवा देती है। और इसका फोर्थ पॉइंट है, अत्यधिक जटिल व विवादास्पद पूर्ण मुद्दों में जहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में उचित निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जनमत संग्रह का सहारा लिया जाता है, वहीं अधिनायकवादी प्रणाली में सभी फैसले जनता नेता के द्वारा लिए जाते हैं, जनता की इच्छाओं और अपेक्षाओं की अवहेलना की जाती है। यानी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में किसी भी निर्णय तक पहुंचने के लिए जनता की इच्छा ली जाती है, जनमत संग्रह कराया जाता है, वहीं अधिनायकवादी प्रणाली में जनता की अपेक्षाओं और इच्छाओं की अवहेलना की जाती है। फिफ्थ पॉइंट है, जहां लोकतांत्रिक शासन पद्धति में जनता की अपेक्षाओं का पूर्ण ध्यान रखा जाता है, उनका ध्यान रखते हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो अपने विचार रखते हैं, कहाँ पर? संसद में। इस तरीके से यहाँ पर संसद नाम की संस्था का भी प्रावधान है। पर क्या होता है तानाशाही व्यवस्था में कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता। ये संसद एक बहस का मंच है जहाँ पर वाद विवाद कर किसी भी विषय के तह तक जाकर इम्पार्शियल कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष जो निकलता है वो कैसा होता है? निष्पक्ष। तो इस तरीके से निष्पक्ष निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए जो सबके लिए हितकर हो वो फैसले लिए जाते हैं, परंतु तानाशाही व्यवस्था में ऐसा कोई प्रावधान ही हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। और इसका 6 पॉइंट है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मीडिया को हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था को अन्य व्यवस्था से अलग बनाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसमें मीडिया स्टिंग ऑपरेशन के तहत सरकार के सभी झूठ व गलत का पर्दाफाश कर जनता के समक्ष सच्चाई प्रस्तुत करती है, जो एक मुख्य स्रोत में कार्य करता है, सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाता है। वहीं तानाशाही व्यवस्था में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें जो सरकार है वो अपना खौफ दिखाकर इन जनसंचार के विभिन्न माध्यमों जैसे कि पत्रकारिता, मीडिया, इन सबको खरीद लेते हैं, जिसके फलस्वरूप सत्ताधारी के मुताबिक ही वो सभी मीडिया कार्य करती है। तो आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। और लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। अब देखिए कि एक आंसर फॉर्मेटिंग भी है, तो आप इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। निष्कर्ष में आपको सबसे पहले ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है कि उपरोक्त
तथ्यों को देखते हुए मेरे विचारों में, इतना आपको लिखना ज़रूरी है। ये कॉमन है, आप किसी भी आंसर में निष्कर्ष में ये इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप ये लिखेंगे, उपयुक्त तथ्यों को देखते हुए मेरे विचारों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है, जिसमें वास्तविक प्रशासनिक शक्ति जनता में निहित होती है, अर्थात क्या सही है और क्या हितकारी है यह जनता निर्धारित करती है। हालांकि इस व्यवस्था में किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में अर्थात फैसले लेने में समय ज़्यादा लगता है, ये हम मानते हैं, फिर भी ये शासन व्यवस्था सबसे लोकप्रिय है आज के समय में। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये देख सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।